चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर नया चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो चीज हमारे पास में दैट इज ओस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं सुनना है। ठीक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है समझना है आप सब लोग। लेट सपोज मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, तो ये मेरे पास में करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये करंट कैरिंग एक मैंने सर्किट लगा रखा है यहाँ पे। ये करंट कैरिंग वायर है मेरे पास में, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, मैंने जस्ट इसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी। आई रिपीट, इसके जस्ट नीचे मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी जिसका नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक नीडल है, आई रिपीट, इसके जस्ट जैसे कि मान लो सर्किट ये रहा, सर्किट का वायर ये रहा और इसके जस्ट नीचे मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी है ऐसे। तो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात ये है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखी जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई रिपीट, ये नीडल अपनी जगह से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमारे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास में हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखी। वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो हल्की सी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर इससे क्या किया, दूसरा के काम क्या किया इसने कि यहां पर, और इसने क्या किया दूसरा काम कि इस मैग्नेटिक ये जो बैटरी है इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। बैटरी का जब डायरेक्शन चेंज किया तो सिंपल सी बात है, करंट का डायरेक्शन अपने आप चेंज हो गया। अब अगर सेम काम हमने किया कि यहां पर फिर से सेम मैग्नेटिक नीडल रखी हम लोगों ने, सेम मैग्नेटिक नीडल इस बार हम लोगों ने रखी, तो इस बार क्या देखने को मिला, ध्यान देंगे आप सब लोग। इस बार मेरे को क्या देखने को मिला कि जो मेरा डिफ्लेक्शन है जो कि पहले सीधा होना चाहिए था, इस बार डिफ्लेक्शन जो है मेरा वो दूसरे डायरेक्शन में देखने को मिला। आई रिपीट, जो इस बार डिफ्लेक्शन है मेरा वो दूसरे डायरेक्शन में देखने को मिला, मतलब ऐसे। ठीक है, समझा सबको ये चीज? ठीक है, फिर तीसरा काम क्या किया, जो मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी जो है, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दिया, मतलब ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी लगाई हम लोगों ने। ठीक है भाई, हमने ज्यादा पोटेंशियल की यहाँ पे बैटरी लगा दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां से करंट जा रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो पहले थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा था मैग्नेटिक नीडल का, अब वो जो डिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा हुआ एंड मैग्नेटिक नीडल कुछ ज्यादा ही डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे कि ये। समझ में आई बात? ठीक है भाई, तो तीन चीजें हुई। सबसे पहला क्या, व्हेनेवर करंट फ्लोज, तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। दूसरा, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, तो जो डिफ्लेक्शन देखने को मिला मैग्नेटिक नीडल में वो भी दूसरा मतलब उल्टे डायरेक्शन में मिल गया। तीसरा, जब हमने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट की वैल्यू बढ़ गई तो डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हुई। अब मेरा मुद्दा ये है, सुनना है आपको सब लोग। मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास का मतलब क्या है कि ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। ठीक है, ये खुद किसकी तरह पे बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह पे बिहेव कर रहा है। अगर ये मैग्नेट है, मैग्नेट को कौन अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो आंसर है दूसरा मैग्नेट, हाँ कि ना? अच्छा एक बात बताना, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इतना तो बेसिक तुमने 10th में पढ़ा हुआ है। ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके पास में जब दूसरी मैग्नेट लेके आते हो तब अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिलता है, हाँ कि ना? या फिर जब दूर रखी रहती है मैग्नेट, जब दूर रखी रहती है मैग्नेट तभी अट्रैक्शन रिपल्शन देखने को मिल जाता है। बोलो भाई, जब दूर रखी होती है मैग्नेट तब अट्रैक्शन रिपल्शन देखने को मिल जाता है, जब पास लेके आते हो तब देखने को मिलता है, पास लेके आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब इसके फील्ड में आती है, आई रिपीट,
जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी मैग्नेट आती है तब इस मैग्नेट को अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिलता है। अब ये जो मैग्नेटिक कंपास है, यहां पे जैसे करंट फ्लो हुआ, इस मैग्नेटिक कंपास ने क्या डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मीनिंग ये है कि यहां पे एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, हाँ या ना, सब लोग। तो एक ऑब्जर्वेशन क्या थी, ध्यान दो सब लोग। ऑब्जर्वेशन when current starts flowing, when current starts flowing through conductor, when current starts flowing through conductor, there is deflection in magnetic compass, ठीक है, which is held near to कंडक्टर, ठीक है। जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, कब, जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, जब मैग्नेटिक कंपास इसके पास में रखा हो, ठीक है। सेकंड if the polarity of battery is reversed, direction of current is reversed, then magnetic compass deflects in opposite direction, समझ गया बात को। जो मैग्नेटिक कंपास हुआ तो दूसरे डायरेक्शन में जाके डिफ्लेक्ट हुआ। इधर की बात करता हूं, as the potential of the battery increases, increases, current increases, therefore deflection in magnetic compass increases, ठीक है। ये तीन ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। नंबर 1 क्या, कि जब भी करंट फ्लो करेगा एक पास के वायर से और उसके पास से मैग्नेटिक कंपास तुमने रखा तो वहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नंबर 2, अगर तुमने बैटरी को उल्टा कर दिया, मतलब पोलैरिटी उल्टी कर दी, तो करंट का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, तो वहां पर भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में। नंबर 3, कि जब तुमने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो उससे जो डिफ्लेक्शन देखने को मिला वो भी ज्यादा देखने को मिला। क्या ये 3 बातें समझ में आई? These are 3 observations, ठीक है। इन ऑब्जर्वेशन पे बेस हम लोग क्या कुछ कंक्लूड करेंगे। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी औसत की, देखेंगे जल्दी से लिखो सब लोग। तो भाई ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट की बात। अब एक्सपेरिमेंट की बात तक तो ठीक है, बट इनके ऊपर कंक्लूजन क्या निकला तुम्हें? तो पहली बात तो ये जो कंक्लूजन निकला वो क्या, सुनना यहाँ पे भाई, when a current starts flowing through a conductor, there is deflection in magnetic compass which is held to the near to the magnetic conductor, near to the conductor। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर एक मैग्नेटिक कंपास है मतलब बेसिकली एक छोटा सा मैग्नेट है, अगर ये छोटा सा मैग्नेट है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस मैग्नेट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, हाँ या ना। और मैग्नेट के ऊपर कौन फोर्स लगा सकता है? दूसरा मैग्नेट, बट यहां तो मैग्नेट है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहां पे जब ये करंट पास कर रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है?
मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, पहला जो कंक्लूजन निकलेगा हमारा, कंक्लूजन्स, ठीक है, कंक्लूजन जो निकलेगा हमारा वो ये निकला कि करंट कैरिंग कंडक्टर या व्हेनेवर द चार्ज मूव्स, क्या प्रोड्यूस होगी, देखिए यहां पे a moving charge produces a moving charge produces magnetic field, means इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a current carrying conductor, a current carrying conductor behaves as मैग्नेट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। समझ में आई बात सबको? हाँ सर। बाकी लोग? दूसरा yes, जब हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया सर। मतलब डिफ्लेक्ट, जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन चेंज हो गया ना मेरा? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, बोलो भाई। बदल गया, पोलैरिटी बदल गई। मतलब पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ कि ना, कि मतलब नॉर्थ पोल क्या बनेगा, साउथ पोल क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सिंपल सी बात है, यहां लिख सकते हो पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। तो लिख सकते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to amount of current flowing in conductor। समझ में आई बात सबको? बी फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, समझे क्या? बी, हाँ, अरे बी फॉर बॉल भाई, बी लिखा साइंटिस्ट लोगों ने, हम बी लिखेंगे, समझेगा? देखो इसको जल्दी। हाँ भाई, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो बेसिक सी बात है, 3 ऑब्जर्वेशन थे हमारे, 3 ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम लोगों ने 3 चीजें पता कर ली। क्या? कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब भी उसके अंदर करंट पास करेगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब चार्ज जब भी मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। दिस लाइन इज सोल ऑफ द चैप्टर, समझे क्या? समझे? अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो इट विल प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन से ही हम लोग पूरा चैप्टर जो भी लिंक होगा इसी लाइन से लिंक होगा। दूसरी चीज, अगर चार्ज मूव कर रहा है, मतलब बेसिकली एक वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तभी तो करंट आएगा। मींस अगर एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब वो वायर किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। और जब चार्ज मूव कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड। समझा? और जो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर। अब मुद्दा यह है कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसे पता लगेगा मेरे को कि भाई जो मैग्नेटिक नीडल थी वो किस साइड में डिफ्लेक्ट होगी। तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको नाम देते हैं एम्पेयर स्विमिंग रूल। क्या नाम देते हैं? एम्पेयर स्विमिंग रूल। एम्पेयर स्विमिंग रूल क्या बोलता है कि इमेजिन a man swimming
along the direction of current, such that current enters from toe and leaves from head. ठीक है? then the direction of deflection of magnetic needle is towards left hand side. ठीक है? मीन्स अगर एक वायर है, वायर में करंट इधर की ओर जा रहा है, तो इमेजिन करो कि एक आदमी है वो स्विमिंग कर रहा है. ठीक है? स्विमिंग करेगा तो सच दैट कि करंट यहां से आ रहा है और हेड से पास हो रहा है, तो जो कंपास का जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस साइड में होगा? जो इसके लेफ्ट हैंड है उस साइड में होगा. समझे क्या ये चीज? आदमी डालने की क्या जरूरत है? सीधा बोल देगा ना कि करंट जा रहा है उसके लेफ्ट में. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया. समझे क्या बाकी लोग? ये रूल एम्पेयर ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया. ठीक है? तो उसने ऐसे बोला था दैट इज एम्पेयर स्विमिंग रूल. लिखेंगे जल्दी से. सर करंट वाला है ना. सुनना भैया, आगे मुद्दे की बात करता हूँ, आगे सुनना है आप. चलो भैया. क्या स्विमिंग रूल बताता हूँ भाई. देख, स्विमिंग रूल क्या बोलता है कि अगर ये वायर है, वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है? तो सिंपल सी बात ये है कि यहां पे अगर हमने मैग्नेटिक नीडल रखी है, वो डिफ्लेक्शन या तो लेफ्ट में करेगी या तो राइट में करेगी. तो एम्पेयर ने स्विमिंग रूल बनाया. क्या बनाया कि अगर ऐसा मान लेते कि एक आदमी इस साइड में स्विम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है अगर एक, तो सिंपल सी बात है ये चीज डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट साइड में. जिस साइड में उसका लेफ्ट हैंड होगा हरदम उस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा. समझा क्या? मींस ये कंपास इस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा. अगर इधर की ओर करंट आ रहा है तो ऐसा मान कि आदमी इस तरीके से स्विमिंग कर रहा है कि उसका मुंह इस साइड है, तो जब उल्टा हो जाएगा तो अब उस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा. मींस अगर नॉर्थ पोल इधर है तो वो इधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा. समझा क्या? क्या लेफ्ट राइट बन जाएगा ना. हमें हमेशा लेफ्ट हैंड देखना है. हाँ, हरदम हमको लेफ्ट हैंड देखना बेसिकली. हाँ ठीक है? सुनना है यहाँ पे. नाउ आगे की बात करते हैं. सुनना है. तो भाई करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर लेते हैं. एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट. अभी हमने पढ़ा, हाँ है ना? तुम लोगों ने क्लास 10th में एक चीज देखी थी. अगर एक वायर ये है तो वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड. अगर उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो ये मेरा कार्डबोर्ड है. ठीक है? ये मेरा कार्डबोर्ड है और ये मेरा वायर है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये कैसी प्रोड्यूस होगी? इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होगा, लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कैसी होगी? तो सिंपल सी बात है, ये सर्कुलर होती है. ये पढ़ा था तुमने? हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर लाइंस. ऐसी पढ़ा था ये चीज. ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है जो वो होती है हमारी सर्कुलर. अब मैं आगे की बात कर देता हूं. ध्यान देना है आप सब लोग ध्यान देना है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सर्कुलर फील्ड लाइंस, मुद्दा मेरा ये है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगेगा? अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल. दोनों में अंतर है. इसके पास में मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो ये इस साइड डिफ्लेक्ट करेगा या इस साइड. वो था एम्पेयर स्विमिंग रूल. हाँ बोल भाई. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगेगा किससे? राइट हैंड थंब रूल. समझे क्या? ठीक है? अब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल. इमेजिन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड. सुनना आप. इमेजिन a current
carrying conductor in your right hand such that thumb points towards the direction of current, ठीक है। ये कंडीशन है, सच दैट बोला है यहाँ पे। तो दिस इज द कंडीशन दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be given by direction of magnetic field will be given by the direction of encircling fingers। आई बात समझ में? जो तुम्हारी फिंगर्स घूम के आएंगी, इट्स लाइक ये वायर है, ऊपर करंट जा रहा है, तुमने थंब ऐसे रखा तो ये जो फिंगर्स ऐसे आ रही है, तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मींस इधर से इधर की ओर। समझे क्या? अब दोनों में अंतर है। अगर कोई तुमको पूछता कि जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल का वो कौन बताएगा, तो सिंपल सी बात है, एम्पेयर स्विमिंग रूल। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां की ओर होगा, तो दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। समझा क्या सबको? चलो लिखो जल्दी से दोस्तों। ये जो बातें की मैंने अभी, ये बेसिकली तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके थे, ठीक है। अब आगे की बात करता हूं, सुनना है सब। जो इस साल से जो नया टॉपिक है स्टार्ट है वो सुनना है। अब समझना है इस चीज को थोड़ा ध्यान से। लेट्स सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, जैसी भी है। अभी मैं जैसे एक समझाने के, बनाना मत इसको, अभी सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है ये। मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या हुआ कि कोई तो भी मैग्नेट है, जस्ट लाइक जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ पे एक मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज है, चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। एक क्यू चार्ज है, उसकी वेलोसिटी भी है। अगर चार्ज मूव करेगा तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हाँ या ना? सब लोग करेगा। तो अब जब एक चार्ज मूव करेगा तो वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? मैग्नेट की वजह से। मींस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, तो रिपल्शन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर की, नॉर्थ से नॉर्थ है या साउथ से नॉर्थ है, हाँ कि ना? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि ये जो चार्ज मूव करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द, क्यों? क्योंकि वो खुद की भी एक क्या प्रोड्यूस कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई सबको? जो भी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, राइट हैंड राइट हैंड जो भी लगेगा, बात की बात है। क्या ये समझ में आया क्या? तो सुने यहाँ पे, तो मुद्दा मेरा ये है, अभी ध्यान देना आप सब लोग। whenever a charge Q moves with velocity, V in magnetic field, क्या जो भी हम देखते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड बी, डेरिवेशन है, कंसेप्ट है पहली बात, और कंसेप्ट के ऊपर जस्ट एक फॉर्मूला है। व्हेन अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B experience a force due to magnetic field, experience a force due to magnetic field। समझ गया? एक चार्ज Q है, जब वो वेलोसिटी V के साथ में मूव कर रहा है, तो वो, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है कहीं पे, वहां पे मूव कर रहा है,
तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज द चार्ज विल ऑल्सो प्रोड्यूस इट्स, बोलो भाई, बिकॉज द चार्ज विल ऑल्सो प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड। हाँ कि ना? कल हमारी बात हुई थी कि अगर दो मैग्नेट आपस में पास में होंगे, नॉर्थ नॉर्थ होगा, साउथ नॉर्थ होगा, तभी वो रिपल्शन या अट्रैक्शन हो सकता है। कल बात हुई थी हमारी। तो सिंपल सी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें एक चार्ज मूव कर रहा है विद v वेलोसिटी। आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें एक चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। आई बात समझ में? तो उस पे क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक जो चार्ज मूव कर रहा है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब मुद्दा ये है कि ये फोर्स कितना लगेगा, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग लॉरेंट, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स इज नोन एज, ध्यान देना आप, फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स एक अलग चीज है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक अलग चीज है। ठीक है, अब ये होगा कितना? तो दिस फोर्स इज गिवन बाय एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ है ना? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू क्यू, मतलब चार्ज, उसकी वेलोसिटी v, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज b। तो एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हाँ कि ना? अच्छा, अब सुनना है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और जो चार्ज है वो भी मेरा ऐसे ही मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। तो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर? तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। तो आंसर इज 0। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, लेकिन जो चार्ज है वो ऐसे मूव कर रहा है, चार्ज मेरा ऐसे मूव कर रहा है यहां से यहां की ओर ऐसे। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया। तो एफ एम इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। तो आंसर विल बी 0। एंड इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या फिर 270 भी बोल सकते हो, कोई भी एक के लिए कर रहा हूं मैं। कैसे भाई? ये मैग्नेटिक, ठीक है, और जो चार्ज मूव करेगा वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे चार्ज मेरा ऐसे मूव कर रहा है क्यों? तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो एफ एम इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू वी बी, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगी? जब the charge is moving perpendicular to the magnetic field, and if the charge is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field, then the force will be 0। क्या ये बात समझ में आई सबको? सर 270 वाला तो फिर मिनिमम होगी ना? नहीं, 270 पे मिनिमम नहीं होगी। आई रिपीट, फोर्स का सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बट उसकी जो वैल्यू होगी वो तो मैक्सिमम ही होगी ना। 270 डालती है माइनस क्यू वी भी आ जाएगा। तो माइनस क्यू वी, एफ की वैल्यू माइनस क्यू वी का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बट उसका मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम ही है ना अभी भी। समझेगा सब लोग? अब एक चीज और सुनना आप, अगर ये चीज समझ में आई, एक बात बताओ मेरे को, अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाए तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, if the charge is at rest,
then magnetic Lorentz force, that is Fm is equal to Q into V into B into sin थीटा, बट V की वैल्यू 0 है तो Q into 0 into B sin थीटा, तो आंसर विल बी इक्वल टू 0। हाँ कि ना? क्यों लेकिन ऐसा? हाँ भाई, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट देन मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि एक मूविंग चार्ज किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। लेकिन अगर एक चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो देयरफॉर उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं रहेगा। तो इसके नीचे तुम लाइन रख लेना, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट द फोर्स इज 0 बिकॉज charge at rest does not produce magnetic field। समझाएगा सबको? चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। तो भाई अब ये तो हो गया मेरा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। अब आगे की बात करते हैं। अब लॉरेंस फोर्स क्या होता है, सुनना यहाँ पे। लेट्स सपोज एक ऐसी जगह है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है? अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है? सुनना आप, लेट अ रीजन where electric field is, where E field and B field, electric field, magnetic field, both are present। तो मेरे को एक मुद्दा बताना, अगर एक चार्ज है वो मूव कर रहा है तो क्या उसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फील्ड होती है, ठीक है? तो सिंपल सी बात ये है कि जो उस पर फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा, दैट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? अब अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ध्यान देना यहाँ पे, हमको पता है, ध्यान देना, अगर इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज कैपिटल ई, आई रिपीट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल ई, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला क्या? F इक्वल टू QE। हाँ या ना? सब लोग वही? नेक्स्ट, हमको अभी पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F दैट इज Q इंटू V क्रॉस। एक चार्ज है जो मूव कर रहा है एक ऐसे रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो अभी हमने पढ़ा एफ बी इज इक्वल टू, या एफ एम जो बोल लो तुम लोग, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। देयरफॉर उस पे जो नेट फोर्स आएगा दैट इज Q E प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। देयरफॉर Q इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा E प्लस V क्रॉस B। हाँ या ना? सब लोग, therefore नेट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q इंटू मॉड E प्लस V B साइन थीटा। समझेगा सबको? एंड दिस फोर्स इज नोन एज, ठीक है? सिर्फ इसको बोलता है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ये जो Q इंटू वी क्रॉस बी है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, ठीक है भाई? देखेंगे जल्दी। सुनना भाई यहां पे आगे, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया Q V B साइन थीटा। अब यहां से कुछ चीजें डिफाइन करते हैं हम लोग, समझना है यहाँ पे सब लोग, क्या इंपॉर्टेंट है समझना है आप थोड़ा। एक चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b, उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या आ गया था हमारे पास में? Fm इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो, और वैसे बोलूं तो Fm इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा।
हाँ या ना सब लोग? A charge q moving with velocity v in magnetic field b experiences a force that is given by Fm equal to qvb sin theta. हाँ या ना? ठीक है। लेट अगर मैंने q को 1 कर दिया, मैंने v को 1 कर दिया, मीन्स q चार्ज को मैंने मान लिया कि ये 1 कूलम का चार्ज है और ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और थीटा 90 डिग्री 90 डिग्री पे चल रहा है, मतलब v जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है। ठीक है, तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? v के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं क्या, ध्यान देना आप सब लोग, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ये देखो अब मैंने सिर्फ बी लिखा है, बी के ऊपर बार नहीं लगाया है। अगर मैं बी के ऊपर बार लगाता हूं दैट मींस आई एम रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन जब सिर्फ मैंने बी लिखा है दैट मींस इट इज मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। समझे क्या? तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is the force experienced by a unit positive charge moving with velocity of unit velocity perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। जब एक कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा, उस टाइम पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बराबर होता है। समझे क्या ये चीज सब लोग? हाँ सर। भाई बाकी लोग? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहलाएगी। आगे सुनना यहाँ पे Fm इक्वल टू क्यू वी, ध्यान देना आप सब लोग। Fm इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, Q की वैल्यू 1, V की वैल्यू 1, B की वैल्यू आएगी साइन थीटा। B इज इक्वल टू Fm अपॉन क्यू वी साइन थीटा। मतलब B इज इक्वल टू, ये हो गया 1 न्यूटन, ये हो गया 1 कूलम, वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? कूलम पर सेकेंड मतलब चार्ज अपॉन टाइम। किस चीज का फॉर्मूला होता है? करंट का। तो कूलम पर सेकेंड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 कूलम पर सेकेंड मतलब 1 एम्पेयर 1 मीटर आएगा भाई। इस चीज को बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको? 1 टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, दैट इज कैपिटल टी। समझे क्या? अब मुद्दा क्या है? व्हाट इज 1 टेस्ला? 1 टेस्ला क्या होता है? मीन्स अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला करना है तो फोर्स को कितना करना पड़ेगा? 1 न्यूटन। चार्ज को कितना करना पड़ेगा? 1 कूलम। वेलोसिटी को कितना करना पड़ेगा? 1 मीटर पर सेकंड। और थीटा को कितना करना पड़ेगा? 90। मतलब यहां पे सब कुछ 1 बनाना पड़ेगा तब जाके 1 टेस्ला बनेगा। तो 1 टेस्ला होता कितना है? 1 टेस्ला है क्या? तो सुनना यहां पे, इफ a charge of 1 coulomb moving with 1 meter per second experiences 1 meter per second in a magnetic field experience a force of
1 न्यूटन। जब सॉरी 2 मेरी गलती, पूरा नहीं लिखा उनको। 1 एम्पेयर आ गया। 1 एम्पेयर नहीं आएगा, 1 एम्पेयर तो वो उसमें आया फॉर्मूले में। 2 मिनट में उसको थोड़ा छोटा करता हूँ पहले मैं, सुनना है आप सब लोग, मेरे को जगह चाहिए होगी। एफ एम था तुम्हारे पास में, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो बी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन क्यू वी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई? फोर्स होता है न्यूटन में, चार्ज होता है कूलम में, और वी होता है मीटर पर सेकंड, ये तो एंगल है। कूलम पर सेकंड एम्पेयर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ गया 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पेयर 1 मीटर। इस चीज को बोलते हैं हम लोग टेस्ला। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की टेस्ला, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, मुद्दा किया है कि 1 टेस्ला की डेफिनेशन क्या है, 1 टेस्ला। हाँ भाई, तो ऐसा देखो यहाँ पे 1 टेस्ला, अगर इसको 1 बनाना है, मेरे को इसको 1 बनाना है, तो फोर्स को 1 बनाना पड़ेगा, चार्ज को 1, वेलोसिटी को 1, और थीटा को कितना बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे 1 टेस्ला की डेफिनेशन के लिए? तो व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम moves with velocity of 1 meter per second. When a charge of 1 coulomb moves with velocity of 1 meter per second perpendicular to magnetic field experiences a force of 1 Newton, then the magnetic field strength, then the B field intensity is said to be 1 टेस्ला। 1 टेस्ला। क्या ये बात समझ में आई? जब एक जरूरी नहीं है जिसको 1 कर देंगे, क्या जरूरी नहीं है हर चीज को 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे क्या ऊपर 2 कर दो, नीचे भी 2 कर दो। हाँ तो ठीक है, 2 करके सब 1 ही आएगा भाई, समझेगा? तो जब बेसिकली जब देख मार्क्स इसी पे मिलेंगे, समझा क्या? सुनो, तो व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। जब एक चार्ज चल रहा है कितने कूलम का? 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड के साथ में 90 डिग्री पे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, समझ गए? और वो एक्सपीरियंस करता है 1 न्यूटन का फोर्स, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 1 टेस्ला। समझेगा सब लोग? और सीजीएस सिस्टम में जो इसकी एसआई यूनिट होती है इन सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दैट इज गॉस। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। याद रहेगा? चल लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। तो भाई एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये है कि द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज, भाई चार्ज मूव कर रहा है ना, उस पर फोर्स लग रहा है, तो चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज 0। कैसे भाई? फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। हाँ कि ना? अगर ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है। हाँ कि ना? देयरफॉर
Fm is perpendicular to डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ऐसा है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट एस। तो वर्क इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट विद S वेक्टर। बट अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? अब वैसे तुमको पता है अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के तो उसकी वजह से वर्क डन कितना होता है? जीरो। बस सिंपल सी बात है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज एंड हेंस वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो। समझा क्या सब लोग को? चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। तो भाई यहाँ पे खत्म करते हैं आज, ठीक है भाई। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगली बार बात करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।